तो जैसा कि आपने अभी तक देखा होगा, मैं इस पर लगभग 4 या 5 वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। हमारे अन्य साथी भी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इसकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है। नई नई समस्याएं अपडेट हो रही हैं, जबकि ये समस्याएं दूर होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर समस्याएं जनरेट हो रही हैं। समस्याओं को लेकर के मैं पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ किशोर बिडालिया। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बिडालिया A to Z ऑनलाइन फॉर्म्स में। तो साथियों, जैसे कि आप ये हेडिंग्स पढ़ ही सकते हैं कि ACR यानी कि वार्षिक गोपनीय आख्या 2021-22 नई प्रॉब्लम्स व नए अपडेट। अब क्या क्या नई प्रॉब्लम है और क्या क्या नए अपडेट है, तो उनसे रूबरू कराता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए, अभी तक भी प्रतिवेदक, समीक्षक, स्वीकृता अधिकारी वाला ये जो मसला है पूरी तरह से क्लियर नहीं है। क्यों क्लियर नहीं है? क्योंकि मैं आपको अभी बता रहा हूँ इसमें क्या क्या नए पत्रांक सहित तो जो लेटर है वो भी मैंने इसमें संलग्न किए हैं। तो क्या है, अभी एक एक करके दिखाता हूँ। देखिए, कुछ दिन पहले तक एक चीज़ आ रही थी कि 90 दिन से कम कार्यकाल वाले प्रतिवेदक को नहीं लिया जा रहा था। किसके द्वारा? सॉफ्टवेयर के द्वारा। और नियम भी है ऐसी कुछ कि 90 दिन से कम किसी की कार्यावधि होगी तो प्रतिवेदक के रूप में उसको नहीं माना जाएगा, समीक्षक इत्यादि अधिकारी के रूप में। जबकि समीक्षक व स्वीकृता अधिकारी के 90 दिन से कम होने पर भी सॉफ्टवेयर में वो सेलेक्ट हो रहे थे। अब प्रतिवेदक भी 90 दिन से कम होने पर सेलेक्ट हो रहे हैं। आपका मतलब है कि मेरे कुछ साथियों का फ़ोन आया मुझे एक आध दिन में, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे यहाँ प्रतिवेदक किसी के 80 दिन है, 85 दिन है या 70 दिन है तो उनको भी सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर रहा है। तो देखिए, नई चीज़ आ गई। अगर नियम 90 दिन से कम का नहीं है तो उसे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अगर वो समीक्षक अधिकारी पे भी लागू होता 90 दिन वाला नियम और स्वीकृता अधिकारी पे भी, तो किसी के लिए वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो ये नियम है तो ये नियम लिखित रूप से हमारे पास होने चाहिए। अब देखिए, अभी इसमें एक लेटर है जिसमें CO सर 90 दिन से कम होने के कारण उनके ऑफिस से 19 जुलाई यानी कि आज ही एक लेटर जारी हुआ है और वो कह रहे हैं कि मेरा कार्यकाल यानी कि CO सर का जो कार्यकाल है वो 90 दिन से कम है, इसलिए उनको प्रतिवेदक या समीक्षक अधिकारी न बनाया जाए। खैर, आपको मैं अभी पहले उसी लेटर को पढ़ाता हूँ। हाँ, तो हमारे साथियों की मदद से जो है हमें समय समय पर नए नए अपडेट मिलते रहते हैं, उसे मैं आपके सम्मुख यहाँ पे प्रस्तुत करता रहता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली का ये लेटर है और पत्रांक में लिखा गोपनीय आख्या। यहाँ पे डेट देख सकते हैं 19 जुलाई यानी कि आज की ही डेट है। फिर समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए भेजा गया पत्र है जिसमें लिखा गया है कि एजुकेशन पोर्टल पर वर्ष 2021-22 की गोपनीय आख्या में प्रतिवेदक अधिकारी एवं समीक्षक अधिकारी की अंकना के विषय। ठीक है, प्रतिवेदक या समीक्षक अधिकारी की अंकना जो करनी है। तो कह रहे कि महोदय, उपर्युक्त विषय वर्ष 2021-22 में शिक्षकों की गोपनीय आख्या विभागीय पोर्टल एजुकेशन पोर्टल पर अंकित की जानी है, जिसके संबंध में इस कार्यालय द्वारा आपको पूर्व में आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। विभागीय पोर्टल पर गोपनीय आख्या अंकित किए जाने पर कतिपय प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों द्वारा प्रतिवेदक अधिकारी एवं समीक्षक अधिकारी के विवरण में वर्तमान कार्यरत श्री कुलदीप गैरोला जी हैं, CEO सर हैं, तो ये वर्तमान में कार्यरत है। मुख्य शिक्षा अधिकारी चमोली का नाम अंकित किया जा रहा है, जबकि वर्तमान कार्यरत मुख्य शिक्षा अधिकारी का सत्र 2021-22 में कार्यकाल 90 दिन से कम है। देखिए, इनका 90 दिन से कम है तो भाई सॉफ्टवेयर क्यों उठा रहा है? सॉफ्टवेयर को तो इनके मामले में भी जो है 90 दिन से कम होने पर उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो ये सॉफ्टवेयर की कमी है। ठीक है, तो इन्होंने साफ कह दिया, यानी कि मुख्य शिक्षा अधिकारी या कोई अधिकारी हो तो उनका कार्यकाल भी 90 दिन से कम होने पर उनको सेलेक्ट नहीं करना है। तो ये मना कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तत्समय मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री ललित मोहन चमोला जी स्थानांतरित होकर वर्तमान में मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी के पद पर कार्यरत हैं। क्योंकि जो 90 दिन से अधिक थे तो जो चमोला जी थे उनका ये जिक्र कर रहे हैं कि उनको अंकित किया जाए। ठीक है, जो कि वर्तमान में मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी के पद पर कार्यरत है, जिनके द्वारा प्रतिवेदक एवं समीक्षक अधिकारी के रूप में गोपनीय आख्या प्रविष्टि की जानी है, यानी कि चमोला जी के द्वारा ही प्रविष्टि की जाएगी। तो 90 दिन से कम होने के कारण गैरोला जी को उसमें स्वीकृत, कहने का मतलब है उसमें सेलेक्ट न किया जाए। फिर करें, अतः आपको अवगत किया जाता है कि आप अपने विकास खंड में कार्यरत समस्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को अपने स्तर से अवगत कराना सुनिश्चित करें कि वर्ष 2021-22 की गोपनीय आख्या हेतु तत्समय कार्यरत मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री ललित मोहन चमोला जी को प्रतिवेदक एवं समीक्षक अधिकारी के रूप में अंकित करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों द्वारा वर्तमान में कार्यरत मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री कुलदीप गैरोला जी को प्रतिवेदक एवं समीक्षक अधिकारी के रूप में अंकित किया गया है, उनकी गोपनीय आख्या इस स्तर से रिटर्न की जा रही है। देखिए, उनकी गोपनीय आख्या को वहाँ से वापस किया जा रहा है। तो देखो, इन सभी लोगों के लिए दोबारा से कार्य बढ़ा कि नहीं बढ़ा? किन के लिए? ये टिहरी वालों के लिए, जिन्होंने ये सारे काम को कर दिया है। ठीक है,
सॉरी चमोली वालों के लिए। तो इन्होंने अपनी गोपनीय आंखें भर भी दी आधे से ज़्यादा लोगों ने, तो अब इनके लिए डबल डबल मेहनत होगी। ठीक है, ये खंड शिक्षा अधिकारी देवाल के द्वारा ये फॉरवर्ड किया गया लेटर है। तो एक चीज़ तो डबल काम बढ़ गया, ऊपर से ITR का टाइम है, ऊपर से अब बोर्ड परीक्षाओं के फॉर्म का टाइम है, उसे भी ऑनलाइन भरा जाना है, जो चालान इत्यादि लगाने। तो कहने का मतलब देखिए, और ये लेटर कब जारी हो रहा है? आज जारी हो रहा है 19 जुलाई को। यही लेटर जिस समय ये ACR ऑनलाइन भरी जा रही थी उसी समय इनको ये लेटर जारी करना चाहता, लेकिन इनके सामने भी ये नई नई समस्याएं पहली बार आ रही है, इसलिए लेटर भी धीरे धीरे करके जारी करते हैं। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई, यानी कि 90 दिन से कम नहीं होगा, तो ये लेटर आज जारी हुआ है, जबकि ये लेटर बहुत पहले जारी हो जाना चाहिए था। अब दूसरी बात देखिए, जो मैंने आपको ध्यान होगा एक वीडियो बनाया था यूट्यूब में प्रतिवेदक इससे संबंधित, तो ये वाला प्रतिवेदक अधिकारी समीक्षक अधिकारी, ये आप देख सकते हैं, ये वीडियो बनाया था मैंने। तो ये मैंने कब इसको पोस्ट किया था, तो आप देख सकते हैं 14 जून को। ठीक है, 14 जून को मैंने ये वीडियो पोस्ट किया था कि प्रतिवेदक स्वीकृता अधिकारी कौन होंगे, और उसमें मैंने क्या दिखाया था, उसमें मैंने दिखाया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला। ठीक है ना, ये चीज़ दिखाई हुई है। तो उसमें इतना लेटर मेरे पास था, केवल इतना, तो इतने को मैंने उस पर दिखाया उस वीडियो में। तो इसमें आप देख सकते हैं प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, प्रभारी प्रधानाचार्य और LT का जो है समीक्षक अधिकारी कोई नहीं है। ठीक है, इस लेटर को मैंने शेयर किया था, तो तब तक मेरे पास इसका पत्रांक इत्यादि कुछ नहीं था। कब का है? 14 जून को मैंने शेयर किया। अब ये पत्रांक वाला लेटर मेरे पास पहुंच चुका है, तो वो 14 जून को मैंने वहाँ शेयर किया था, और ये 29 जून का है, यानी कि उससे भी 14-15 दिन बाद में लेटर जारी हुआ। तो वो उस लेटर का मूल लेटर मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इसको आप देख सकते हो उप शिक्षा अधिकारी प्राथमिक शिक्षा लमगड़ा अल्मोड़ा वालों ने जारी किया। जो मैंने वीडियो शेयर किया उस वीडियो के भी 14-15 दिन बाद, मैंने 14 जून को वीडियो शेयर किया, ये 29 जून का ये लेटर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन्होंने प्रतिवेदक अधिकारी इत्यादि वही लेटर जारी किया है, सिर्फ इसमें एक यहाँ पे प्राथमिक प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, प्राथमिक शिक्षा, ये एक कॉलम और जुड़ा हुआ है, उस वाले में ये वाला कॉलम नहीं था। और इसमें भी देख सकते हैं आप, ये स्वीकृत समीक्षक अधिकारी यहाँ पर भी नहीं है, इनका भी नहीं है। ठीक है, तो अगर अब यहाँ के लोग अगर इसके अनुसार चले तो फिर ये भी गलत हो रहा है, क्योंकि टेहरी का जो लेटर है उसमें यहाँ पर जो है CO सर को समीक्षक अधिकारी बताया गया है। तो देखिए ना, ये 29 जून का लेटर है, मैंने वीडियो शेयर कर दिया था 14 जून को, मेरे वीडियो शेयर होने के भी 14-15 दिन बाद ये लेटर जारी हुआ। ऐसे पौड़ी वाले भी कर रहे थे इसी के अनुसार, लेकिन फिर पौड़ी वाले अब CO सर को समीक्षक अधिकारी बना रहे और दोबारा से अपनी एंट्री कर रहे हैं। तो अब किसकी बात मानी जाए? तो इनको एक लेटर निदेशालय स्तर से जारी होना चाहिए था। अब ये लेटर वो है जो टिहरी का लेटर है, ये 21 सितंबर वाला है। ठीक है, तो इस पर भी मैं चर्चा कर चुका था। तो इसमें ये लेटर मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जारी किया है। ठीक है, समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए। तो यहाँ पे प्रतिवेदक में लिखा हुआ है मुख्य शिक्षा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी। ठीक है, प्रभारी प्रधानाचार्य का प्रतिवेदक खंड शिक्षा अधिकारी दिया हुआ है। ठीक है, ऐसी प्रभारी प्रधानाध्यापक का भी खंड शिक्षा अधिकारी है, और प्रवक्ता सहायक अध्यापक का भी, और ये प्रतिवेदक हो गए पूर्णकालिक, और जबकि इनके ये मुख्य शिक्षा अधिकारी हो गए हैं समीक्षक अधिकारी। ठीक है, प्रवक्ता और सहायक अध्यापक है। तो ये लेटर जारी हुआ। अब इसी लेटर का दूसरा हिस्सा ये है जो खंड यानी कि जाखणीधार विकास खंड कार्यालय वालों ने इसको जारी किया है, उसी लेटर को उसका हवाला देते हुए। ठीक है, सेम लेटर, कौन सा? टिहरी वाला। तो हमें तो टिहरी वाला लेटर ही बेस्ट लग रहा है, तो फिर ये अन्य लोग उस लेटर को क्यों जारी कर रहे हैं, समझ में बात अभी तक नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आ गई आपके सामने। अब इसके अलावा यहाँ पर कुछ चीज़ें और मैंने यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। देखिए, जिन जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उन समस्याओं को आप तक यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। अब कुछ लोगों का आज की डेट पे ऐसा रहा है, एरर ऑकर करके है। ठीक है, माने वो सब कुछ भरने के बावजूद भी इस प्रकार की प्रॉब्लम अभी भी आ रही हैं। अब इसमें मैंने कुछ बातें लिखी हैं कि पौड़ी जनपद में जब LT प्रवक्ता द्वारा समीक्षक अधिकारी को सेलेक्ट किया जा रहा था, तो प्रतिवेदक की व्यक्तिगत ID लॉगिन करने पर वहाँ समीक्षक की डेट मिसमैच बता रहा है। मतलब जब मैंने एक वीडियो बनाया था, लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने कहा था कि हमारे जो हैं CO सर यानी कि समीक्षक अधिकारी जी श्री मदन सिंह रावत जी 17 दिसंबर को यहाँ से रिलीव हो गए थे, जबकि 21 दिसंबर यानी कि 3 दिन के बाद 21 दिसंबर को यहाँ पर कार्यभार ग्रहण किया श्री आनंद भारद्वाज जी ने। तो वहाँ पे 3 दिन का गैप हो रहा था, उस वीडियो में मैंने ये बताया। हालांकि मैंने उनके उसमें फिर उस गैप को हटा करके बाद में एडिट कर दिया था, उसको गैप नहीं रखा। लेकिन अब इसमें दिक्कत ये हो रही है कि जब हमने 3 उसके बाद प्रतिवेदक अधिकारी जब अपनी व्यक्तिगत ID से लॉगिन करेगा, यानी कि प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल जब लॉगिन करेंगे तो तब सभी कर्मचारियों की डिटेल को वो फॉरवर्ड करेंगे आगे, किसके लिए?
समीक्षक के लिए। तो वहाँ पर क्या हो रहा है, जब प्रतिवेदक अधिकारी अपनी व्यक्तिगत आईडी से लॉगिन कर रहे हैं तो उनके पास उनकी डेट को मिसमैच बताया जा रहा है। अब इसमें आप कह रहे होंगे कि भाई 3 दिन का गैप था इसलिए मिसमैच बताने था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ये भी मुझे किसी शिक्षक साथी का फ़ोन आया था तो उन्होंने बताता, उन्होंने तीनों एंगल में डेट चेंज की। तीनों एंगल कौन कौन से अभी बताता हूँ। देखिए, पहले सीओ सर थे श्री मदन सिंह रावत जी, जो 17 दिसंबर को रिलीव हुए पौड़ी से, जबकि श्री आनंद भारद्वाज जी, इन्होंने 21 दिसंबर को ज्वाइन किया पौड़ी में सीओ का पद। ठीक है, अब इनकी 3 तरह की डेट एंटर की गई है। जैसे 1 अप्रैल 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक श्री रावत जी को दर्शाया गया, जबकि 3 दिन का गैप रख करके 21 दिसंबर से भारद्वाज जी को दिखाया गया। तो इसने तो ऐसे मिसमैच होना था, तो इसको भी उसने मिसमैच दिखाया। किसकी आईडी में दिखा रहा हूँ मिसमैच? व्यक्तिगत टीचर्स की आईडी में नहीं। जब प्रतिवेदक अपनी व्यक्तिगत आईडी को लॉगिन कर रहा है और टीचर्स की गोपनीय आख्या को फॉरवर्ड करने के लिए वो उसे खोल रहे हैं एसीआर रिपोर्ट को, तो उसमें तब उस डेट को मिसमैच बता रहा है। तो इसमें 3 दिन का गैप है, इसलिए यहाँ पे स्वाभाविक है कि मिसमैच होगा। लेकिन फिर दूसरे टीचर के उसमें डेट चेंज की गई, और उनके उसमें क्या डेट चेंज की गई कि 1 अप्रैल 2021 से 17 दिसंबर 2021 तक रावत जी यानी कि मदन सिंह रावत जी सीओ सर को ही दर्शाया दिया गया। ठीक है, 17 दिसंबर तक। लेकिन उसके बाद जो आनंद भारद्वाज जी हैं वो उन्होंने ज्वाइन किया 21 दिसंबर को, लेकिन तब यहाँ पर 3 दिन का गैप ना हो इसके लिए क्या किया गया, दूसरे टीचर की आईडी में उनकी डेट को 18 दिसंबर से दिखा दिया गया, जो कि नियमानुसार वैसे इन्हीं को आना चाहिए 18 दिसंबर से। ठीक है, भारद्वाज जी का। तो लेकिन उस डेट को भी प्रतिवेदक की आईडी में मिसमैच बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 एंगल से दिखा दिया। अब तीसरा एंगल बचता है कि 1 अप्रैल 21 से लेकर के यहाँ पे 17 दिसंबर को ये रिलीव हो गए हैं, कौन? रावत जी। तो हमने इनको 17 दिसंबर ना करके 20 दिसंबर तक इन्हीं को दिखा दिया। उसके बाद 21 दिसंबर से तो भारद्वाज जी आ ही गए थे, तो 21 दिसंबर से उनको दिखा दिया है। तो देखिए 3 ही एंगल से तो हम यहाँ पे डेट दिखा सकते हैं। तो तीनों एंगल से जब हमने यहाँ डेट दिखाई तो तीनों टीचर्स की डिटेल में प्रतिवेदक अधिकारी की लॉगिन आईडी से जब लॉगिन किया गया तो उन तीनों ही डेट को मिसमैच बता दिया गया। तो अब देखिए इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो नई नई प्रॉब्लम हर दिन आ रही है, खाई की तरह बढ़ता जा रहा है एसीआर। जितना हम गहराई में जा रहे हैं उतनी नई नई प्रॉब्लम सामने आती जा रही है। तो तीनों एंगल से जब मिसमैच हो गया तो इस पर क्या होना चाहिए, तो इसके लिए भी कुछ लिखित आदेश होने चाहिए या नियम सामने होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ नोट मैंने लिखे हुए कुछ सुझाव रूप में। तो इसमें क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि निदेशालय स्तर से एक लेटर जारी हो। ये देखो, ये मेरे व्यक्तिगत विचार है, मेरी राय है, आपको अगर पसंद आए तो ठीक है, ना आए तो कोई बात नहीं, फिर भी सुन लीजिए कि निदेशालय स्तर से एक लेटर जारी हो जिसमें प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाचार्य, प्रभारी प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक, एलटी, सहायक अध्यापक प्राथमिक व जूनियर के क्रमबद्ध तरीके से प्रतिवेदक अधिकारी, समीक्षक अधिकारी, स्वीकर्ता अधिकारी का स्पष्ट विवरण हो, कि माने किसके प्रतिवेदक अधिकारी कौन होंगे, किसके समीक्षक अधिकारी कौन होंगे और किनके स्वीकर्ता अधिकारी कौन होंगे, इसका स्पष्ट विवरण हो एक लेटर में जो पूरे उत्तराखंड के लिए लागू हो। अब जैसे ऊपर वाला लेटर था जो मैंने अभी चमोली वाला दिखाया, तो आज की डेट भी जारी हुआ, तो ये वाला लेटर मेरा वीडियो 1 आध दिन में अगर सभी तक पहुंचता है तो वो वाला लेटर भी 1 आध दिन में निकल सकता है, इतनी बड़ी बात कुछ है नहीं उसमें। और दूसरी बात है कि 90 दिन से कम कार्यावधि होने पर एसीआर में किस प्रकार एंट्री की जाए, क्योंकि कुछ केस में क्या हो रहा है कि प्रतिवेदक को तो 90 दिन से कम में वो सेलेक्ट नहीं कर रहा है, जबकि समीक्षक और स्वीकर्ता अधिकारी को 90 दिन से कम में भी सेलेक्ट कर दे रहा है। तो इसके लिए भी एक लिखित नियम होना चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि भाई कि 90 दिन से कम में सेलेक्ट करें या ना करें, एक नियम क्या होता है, वो नियम भी हमारे पास होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए, मान लीजिए अगर हमारे सामने कुछ ऐसे भी केस आए जहाँ 3 प्रतिवेदक थे, जिन 3 महीने से ज़्यादा, ये जीजीआईसी कोटद्वार का मामला था, तो 3 प्रतिवेदक थे और वहाँ से मुझे कॉल आई थी, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा करिए, तो उन्होंने भरा, तो तीनों प्रतिवेदक वहाँ सेलेक्ट हो गए थे क्योंकि तीनों की डेट जो है 3 महीने से अधिक थी। तो लेकिन ये यहाँ पर मैंने एक उदाहरण दिया है कि मान लीजिए 4 महीने के कार्यकाल वाले 1 वर्ष में 3 प्रतिवेदक हों जिनके 4 महीने से ज़्यादा हैं, ठीक है, या एक प्रतिवेदक ऐसा हो या एक अधिकारी ऐसा हो जिसके 6 महीने हुए हैं उस कार्यालय में, फिर वो चले गए वहाँ से, फिर दूसरे आए 4 महीने और तीसरा आए उनके 2 महीने ही थे। ठीक है, इस प्रकार के, तो उनकी एंट्री कैसे की जाए, क्योंकि उसमें फिर ऑटोमेटिकली समीक्षक की 2-3 रॉ बढ़ जा रही है, स्वीकर्ता की भी 2-3 रॉ अपने आप बढ़ जा रही हैं, तो वहाँ पे भी दिक्कत हो रही है। अब फिर एक बात ये आती है कि एक अधिकारी के ट्रांसफ़र या प्रमोशन से रिलीव होने और 1-2
या 4 दिन के गैप के बाद दूसरे अधिकारी के ज्वाइन करने पर गैप के दिनों को कैसे दर्शा जाए। जो बात मैं भी बोल चुका हूँ अपने सीओ सर के मामले में कि जो 3 दिन का गैप था उसको कैसे दर्शाया जाए, उसको गैप ही रहने दिया जाए या आगे पीछे की डेट उनकी दिखाई जाए, क्योंकि वो मिसमैच ही बता रहा है हर एंगल से। अब यहाँ पर अगली बात आती है कि कौन सा अधिकारी प्रमोशन या ट्रांसफ़र होने पर किस कार्यालय व किस पद पर कार्यरत है, इसका भी स्पष्ट लिखित विवरण प्रतिवर्ष ऑनलाइन एसीआर भरने से पूर्व जारी कर दिया जाए। जैसे अब हमें इधर उधर से पता करना पड़ा कि श्री मदन सिंह राव जी कहाँ गए, उनका ट्रांसफ़र कहाँ हुआ, क्योंकि हमें तो पता नहीं। तो फिर हमें पता चला कि वो SCRT में गए। अब SCRT में गए तो किस पद में गए, हम तो उनको CEO ही समझ रहे थे। तो वहाँ जाके पता चला कि SCRT में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद में कार्यरत हैं। अब जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर उसमें हमें SCRT सेलेक्ट करना पड़ रहा है। फिर हमें उसमें ये भी पता करना है कि ये कोई इंस्टीट्यूट है या ऑफिस है, ये क्या है, तब जाके उनका नाम सेलेक्ट हो रहा था। तो ये जानकारी भी पहले से ही लिखित रूप में आ जानी चाहिए, कब, ACR भरने से पहले ही, जैसे 31 मार्च के बाद आ जानी चाहिए। साथ में अवकाश विवरण में भी समस्या आ रही है। जैसे उसमें अवकाश विवरण में दिया हुआ है बाल्य देखभाल अवकाश है, चिकित्सा अवकाश है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ अवकाशों का उसमें विवरण दिया गया है। लेकिन उसमें मातृत्व अवकाश एवं पितृत्व अवकाश का विवरण कहीं नहीं है, उसके लिए भी अलग से कॉलम होना चाहिए। यदि हम इस अवकाश को, मातृत्व अवकाश या पितृत्व अवकाश को, अन्य अवकाश वाले कॉलम में अंकित करते हैं, उसकी संख्या को दर्ज करते हैं, तो फिर वो उसको सेव नहीं कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। या कुछ केस ऐसे हैं कि जिसमें किसी महिला ने मातृत्व अवकाश भी लिया और उसके बाद उन्होंने बाल्य देखभाल अवकाश भी लिया है। तो 2 अवकाशों को अगर हम एक साथ बाल्य देखभाल अवकाश के कॉलम में एंटर कर रहे हैं तो वो उसे भी सेव नहीं कर रहा है। तो इस और भी ध्यान दिया जाना चाहिए। अवकाश वाले विवरण में भी एक कॉलम एक्स्ट्रा बढ़ाना चाहिए मातृत्व व पितृत्व अवकाश के लिए। और अंत में सॉफ्टवेयर से संबंधित कमियों को दूर करने के लिए शुरुआती 15 दिन ट्रायल रूप में हों, ताकि सारी प्रॉब्लम्स दूर की जा सके। मान लिया जाए कि जो शुरुआती 15 दिन है, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक का टाइम ऐसा रख दिया जाए कि सभी के सब अपनी ACR भरे, जैसे भरे, सही गलत भरे, और भरते भरते 15 दिन तक, जैसे अभी यहाँ पर 1.5-2 महीना हो गया है तो नई नई समस्या आ रही, तो उन 15 दिनों में हर तरह की समस्या सामने आ जाए और कोई नई प्रॉब्लम आती है तो सॉफ्टवेयर वालों को बता दिया जाए, ताकि वो सॉफ्टवेयर में उन चीज़ों को अपडेट कर सकें और इस तरह की परेशानी से हम दूर हो सकें और उनका हमको सॉल्यूशन समय पर मिल सकें। तो धन्यवाद साथियों, ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अगर आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक साथियों एवं पोर्टल प्रभारियों तक शेयर करिए और आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, ताकि आपके कमेंट भी पोर्टल ऑपरेटर भी पढ़ सकें और समस्या का निराकरण कर सकें। तो जब आप अपनी समस्याओं को मेरे YouTube वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो ये वीडियो जब उन तक भी पहुंचेगा, वो भी कमेंट पढ़ेंगे, तो उनके पास ऑटोमेटिकली सारी समस्या सामने आती रहेंगी और इस मंच के थ्रू उनके पास सारी समस्याएं आएंगी और वो तब उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।